क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ, इसकी बात कर रहे हो? हाँ दिस इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या होता है फॉर्मूला? एक हेलो हाँ तो अच्छा इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे एफ है ना, तो ये हो जाएगा इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एफ। अब कहाँ दिक्कत है बताओ? हाँ तो इसमें हमने जो ई इंटरसेक्शन एफ है उसमें 1 क्यों लिया? ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब होता है? ई और एफ में कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है ई और एफ में? एक एलिमेंट कॉमन है तो 3। बाकी, हाँ तो ये बाकी में इंटरसेक्शन एफ हुआ, हाँ तो ई इंटरसेक्शन एफ तभी होगा जब 3 अकर करेगा। तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। 1। 3 के आने 1 की प्रोबेबिलिटी? ये हो जाएगी 3 का, 1 बाय अ फेयर डाई इज रोल्ड ना, क्वेश्चन देखो, फेयर डाई इज रोल्ड 1/6 1/6 1/6 होगी, है ना? हाँ हाँ ऐसे ही मैं 1/6 तुमसे पूछूं सिर्फ ई की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिर्फ सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है 3/6। ठीक है, समझ आ गया? हाँ अब कोई तुम्हें समझ आ गया होगा ना, ऐसे जी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6 5/6 1 2 3 4/6 4/6 4/6। अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, अब एफ इंटरसेक्शन जी में क्या आ रहा है? 2/6। आ क्या कह रहा है, पहले एलिमेंट्स बताओ। अच्छा 2 और 3। तो 2/6 हो जाएगी, ठीक है? अब समझ आ गई? अभी डाउट है कुछ मन में, बोलो। एक तो ये हो जाएगा अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें लिखा डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो उसका पहले सैंपल स्पेस देखो। जब हम 3 टाइम्स डाई को थ्रो करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? तो स्पेस में तुमने एक डाई को 3 बार थ्रो किया, तो कैसे हाँ एलिमेंट्स होंगे उसमें? में मतलब 1 2 3 4 हाँ, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, 1 1 1, है ना? ऐसा हो सकता है कि तीनों बारी 1 1 1 आ जाए, फिर 1 1 2 ऐसे हो सकता है, 1 1 3 ऐसे हो सकता है, और इस तरह से ये 1 1 6 तक जा सकता है। तो इसमें हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना? किसमें? मतलब इसका सर जैसे सैंपल स्पेस निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस तो नहीं करते। मल्टीप्लाई प्लस थोड़ी कर रहे हैं हम, तो एलिमेंट्स लिख रहे हैं, क्या क्या पॉसिबल एलिमेंट्स है। हाँ ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि जब तुमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो क्या आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो अगर तुमने एक डाई को 3 बार, मैं तुम्हें कहूं कि डाई को 3 बारी रोल करो, तो तुमने अगर डाई को 3 बारी रोल किया तो हो सकता है तीनों बार 1 1 1 आ जाए, हाँ हो सकता है 2 बार 1 आए फिर 2 आ जाए, हो सकता है 1 1 3 आ जाए, 1 1 6 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर 1 2 1 आ जाए, है ना? हो सकता है 1 2 2 आ जाए। इस तरह से ये एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। तो इस तरह से कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है सैंपल स्पेस में? हमारे पास 3 आउटकम्स आ रही है हर बार जब हम 3 बारी रोल करेंगे, तो हमारे पास 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है ना तीनों जगह पे। तो कितने एलिमेंट सैंपल स्पेस में होंगे? ये 3 जगह है जो हमें फिल करनी है। तो इस प्लेस पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6/3। 6 पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ दूसरे प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6। 6 और फिर से 6। तो हाँ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 6/3 मतलब कितना हो गया? 2 to 260। हाँ तो पहले तो ये समझो कि सैंपल स्पेस क्या होगा जो भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट दे रखा है।
जब तक तुम सैंपल स्पेस को नहीं समझोगे आगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए तो हमें नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितनी है उससे डिवाइड करना ही करना है ना। और वैसे भी हमें सैंपल स्पेस नहीं पता होगा तो हम फेवरेबल आउटकम्स भी ठीक से नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दो कि कितनी उसमें आउटकम्स है। तो कितनी है 216। अब ई क्या है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। अब ई में फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ई में किस टाइप की आउटकम्स आएंगी 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। वो ऐसा हो जाएगा ना 1 2 4 1 3 4 1 1 4 पहले तो ये लिखेंगे, फिर 1 2 4 है ना, और इसी तरह से 1 3 4 4 तो फिक्स हो गया। तो ये जो सैंपल स्पेस है पूरा लिखना पड़ता है? नहीं नहीं, हमें समझ आना चाहिए। मैंने अच्छा। पूरा कहाँ लिखा, सो ऑन करके छोड़ दिया ना, है ना। तो ये हो सकता है, और कैसी आउटकम्स हो सकती है ई में? ये हो सकता है हमने लिया 1 1 4 1 2 हाँ, 4 अब 1 3 4 2 1 से हो 6 4 जाएगा, अब 2 है, से हो जाएगा, अब 2 से हो 2 जाएगा 2 1 4 2 2 4 है ना, और फिर 2 6 4। और इसी तरह से 3 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है, आगे ऐसे चलता जाएगा। तो कितनी आउटकम्स होंगी इसमें? अच्छा, जैसे ये इसने बोला है अपीयर इन थर्ड टॉस, तो मतलब ऐसे 3 बार 4 नहीं हो सकता? 4 3 टाइम 4 4 4 हो 4 सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे ये 1 2 वाला आया, फिर ये 3 1 4 चलेगा, हाँ, फिर 4 अच्छा, फिर वाला 4 चलेगा का 4 1 4, तो इसमें 4 4 4 भी तो आएगा। ऐसे ही 5 1 4 ये चलेगा ना। तो ये इस तरह से ही चलता जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने आउटकम्स होंगे ई में? ई में कितने आउटकम्स होंगे? देखो 3 जगह पे हमने फिल करना है, यहाँ पर हमें पता है 4 ही आएगा लास्ट वाले में। हाँ, तो यहाँ पर कितने वेज है फर्स्ट वाले प्लेस पे? 1 2 3 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, हाँ 6 हुए। 6, सेकंड प्लेस पे उसमें भी 6, उसमें भी 6। कितने हुए फेवरेबल आउटकम्स ई के लिए? 36। ठीक है। तो हाँ नहीं, हाँ, बोलो बोलो। नहीं कैसे करा ये, मतलब क्या कैसे करके? काउंट कर लिया ना हमने कि हमारे पास 3 पोजीशंस हैं फिल करने की। जब हम 3 बार डाई को रोल कर रहे हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो हाँ, लास्ट वाले में तो मुझे 4 ही चाहिए। मैं कहूँ कि तुम्हें जो है प्राइस तभी मिलेगा अगर लास्ट में 4 आएगा। तो यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि 4 ही आना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आ सकता है और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा अच्छा, समझ गया, हाँ याद समझ 6 में गया। से कोई भी आउटकम आ सकती है, हाँ सेकंड टाइम भी कुछ भी आ सकती है, पर लास्ट में 4 आना चाहिए। तो 36 आउटकम्स बनेंगी इसकी। हाँ, ठीक है। ऐसे एफ का बताओ कितनी आउटकम्स, कौन कैसी आउटकम्स है? पहले एफ है क्या? एफ में क्या दे रखा है? 6 and 5 appears हाँ, respectively on first 2 tosses. तो एफ में कैसी आउटकम्स होंगी? ऑन फर्स्ट टू, तो उसमें हो जाएगा 6 5 के बाद कोई भी नंबर आ सकता है, बट कोई 6 भी 5 नंबर, आना तो चाहिए 6 इसका। 5 1 6 5 2 6 5 3। तो ये ऐसे हो जाएगा ना, मतलब 6 और 5 तो आगे तो 1 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 6। हाँ हाँ। तो ये कितनी तो आउटकम्स बनेंगी? ये हो जाएगा 6 आउटकम्स। 6 आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। ये तो हमें शायद 11th क्लास में ऐसा था, मतलब। हाँ, ये सारी चीजें 11th में पढ़ा रखी हैं, यही तो मुश्किल हाँ, है। शायद नहीं है, पूरी एक्सरसाइज है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें करना क्या, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिटरमिन, क्वेश्चन देखो पहले लिखा हुआ है, 6 क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन। हाँ, हाँ, अच्छा, डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई ऑब्लिक एफ, ई ऑब्लिक एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इन एक्सरसाइज 6 to 9, ठीक है। तो ई 8, ऑब्लिक एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या है? हाँ, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला है हमारा ई प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ऑफ, एफ। पूरा बोलो। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो
अब ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन सी आउटकम्स होंगी? ई और एफ में क्या कॉमन होगा? और ये 6 जो भी है ये 6 ही कॉमन नहीं 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 नहीं, नहीं। ये देखो हो ई जाएगा। में एक रिस्ट्रिक्शन है कि लास्ट में 4 होना चाहिए, ये हाँ ध्यान रखना। 654 ये 1। हाँ ये हो जाएगा 654। हाँ तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ जो है इसमें एक ही आउटकम आई 654। हाँ हाँ। अब 654 सिर्फ यही आउटकम आई, ठीक है। अच्छा ठीक है ओके। हाँ, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ई इंटरसेक्शन एफ की? इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी है 6/1216। 6 बाय क्यों? एक ही तो आउटकम कॉमन है। इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही तो आउटकम है 6/4। हाँ अच्छा। हाँ तो 1 आ जाए 1 बाय। यही पूछ रहा था मैं इसमें क्या आएगा 1 बाय में क्या है वो ये वही 1। सैंपल स्पेस, सैंपल अच्छा स्पेस ये सबसे पहले निकाला ना हमने। 216। अच्छा ये इंटरसेक्शन में भी सैंपल स्पेस आता है और वैसे में हाँ, भी सब sample में space सैंपल स्पेस ही आता है, सारे इसी सैंपल स्पेस के इवेंट्स है ना। तो फिर हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें ऐसा क्यों नहीं करा था? 11th में भी तो ऐसे ही किया था। उसमें देखो यहाँ पर हमारे पास डाइस दे रखा था, हाँ तो तो उसमें यहाँ पर ओके सैंपल हाँ स्पेस क्या था? 1 2 3 6 हाँ 4 ओके 5 6। हाँ ठीक तो है। तभी तो यहाँ पर सब में अपॉन 6 कर रहे थे ना। हाँ समझ गया। 1/216। और यहाँ पर क्या आएगा? एफ में कितनी फेवरेबल है आउटकम्स? एफ में फेवरेबल है 6/216। अब समझ में आया सैंपल स्पेस क्यों चाहिए हमें? हम्म। तो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए सैंपल स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर? हाँ अब समझ आ गया ये 8th क्वेश्चन? हम्म। लास्ट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके गुड। हाँ सिद्धार्थ बोलो, और कोई क्वेश्चन? एक ये है 13 क्वेश्चन लेकिन शायद मैं अब कर लूंगा इसको। नहीं नहीं, शायद नहीं कर लूंगा, मेरे सामने करो। अच्छा। क्योंकि डाउट्स तभी होते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। जब डाउट्स नहीं है मतलब पढ़ाई नहीं करिए। 30 क्वेश्चंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा पढ़े उसके मन में कोई डाउट ना हो। कुछ तो डाउट आएगा ही आएगा, या तो वो कहीं से देख के कर रहा इंस्ट्रक्शन है ना। तो जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। हाँ 13th में क्या? एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy true/false questions। हाँ 300 easy questions हैं और किस टाइप के हैं? true/false। हाँ उसके बाद 200 difficult, 200 difficult true/false questions। An instructor has a question bank। अच्छा जी। उसके बाद 500 easy multiple choice questions। 500 easy multiple choice MCQ लिख दो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड 400 डिफिकल्ट, 400 डिफिकल्ट MCQ है, राइट। और क्या दे रखा है? If a question is selected at random from the question bank, question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ easy question given that it is a multiple choice question। हाँ क्या निकालना है सिद्धार्थ? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडरलाइन करो अपनी बुक में, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन गिवन दैट मल्टीपल। तो इसको अंडरलाइन करो। इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन दैट मतलब कंडीशन हो गई, अंडर द कंडीशन दैट इट इज अ मल्टीपल। अच्छा मतलब मल्टीपल, अंडर द कंडीशन इट इज MCQ। हाँ तो ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया? हाँ तो इसको इवेंट E ले लो और इसको इवेंट F ले लो।
एफ मैंने किसको किया, एमसीक्यू को, और ई लिया इजी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ अलग से भी लिख सकते हो, लेट ई बी द इवेंट पेपर में ऐसे लिखते हैं हम, लेट ई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग। ये जो 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन है, ये 200 300 के अंदर है। अभी पहले ये लिखना सीखो, फिर उस पे आती हूँ। लेट ई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग इजी क्वेश्चन एंड एफ बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एमसीक्यू। ठीक है, पहले तो ये लिखना सीखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ मुझे निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ क्या होती है? फॉर्मूला अप्लाई करो। ये होता है E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब E इंटरसेक्शन F का क्या मतलब बनेगा? E इंटरसेक्शन F का मतलब हो जाएगा कि जो इजी क्वेश्चन और जो नहीं जो इजी, हाँ, जो इजी क्वेश्चन है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके बीच में कॉमन नहीं, F इवेंट क्या है? F है एमसीक्यू। एमसीक्यू, F बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एमसीक्यू। हाँ। और E है इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग इजी क्वेश्चन। तो E इंटरसेक्शन F क्या हुआ? इजी क्वेश्चंस, ओके। इजी क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। हाँ, इजी क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, ठीक कह रहे हो, इजी क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। ठीक है ना, इजी एमसीक्यू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, ऐसे लिख देती हूँ, इजी क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, है ना, या इजी एमसीक्यू शॉर्ट में लिखना चाहो तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? इजी इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे 500। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? टोटल नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं 5। ये इनको भी मिलाना है, ये ट्रू फॉल्स को भी। हाँ हाँ, सबको मिलाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 14। हाँ। तो कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इंटरसेक्शन एफ की? ये हो जाएगा 500 by 1400। 500 by 1400। हाँ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगी? एफ क्या था हमारा? एफ था सेलेक्टिंग एमसीक्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू आ जाएगी 5 6 7 8 9 900। 900 डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये वाले क्वेश्चनों में हमें पता कैसे चलता है कि ई क्या है, ई कौन सा है और एफ कौन सा है? ये क्वेश्चन हमें ये निकालना था ना, ये निकालना था। हाँ। ये निकालना था मुझे, है ना? जब ये निकालना था तो इसमें मैंने ये प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन को ई ले लिया और इसको एफ ले लिया। तुम इसको एफ और इसको ई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ए भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में पूछा गया, मैंने कहा ना तुम्हें अपनी बुक में अंडरलाइन करो क्या निकालना है। हाँ, इजी तो जब वो क्वेश्चन अंडरलाइन करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन ये बन गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन अंडर द कंडीशन इट इज एमसीक्यू। तो इसका मतलब मैंने इसको ई ले लिया, इसको एफ, तभी तो मैं तुम्हें ये लिखना सिखा रही थी इधर। अच्छा, है ना? तो ये इसमें नाम तो हमें इसको देना है ना, ई एफ दें, ए बी दें, सी डी दें, कुछ भी दें। तो हमें ये निकालना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो हमें क्वेश्चन में निकालना है, पहले तो वो लिखेंगे और उसके हिसाब से हम ई और एफ इवेंट ले लेंगे। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको ई कहो किसको एफ कहो।
ठीक है, समझ आ गई? तो ये आ गया 5/9। आ जाएगा आंसर? बोलो, कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं। नहीं? हाँ, अच्छे से बताओ। नहीं, दोबारा पढ़ लो, वरना क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, सोल्यूशन को दोबारा से देखो। पलाश, तुम बताओ बेटे, कुछ डाउट आ रहा है इसमें? नो मैम। ये सिद्धार्थ बोलो। इसने बोला तो सिर्फ इजी क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का था, मतलब इसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? तो हमने इसमें ट्रू फॉल्स के इजी क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस को का सैंपल स्पेस क्यों लिया, क्यों नहीं सैंपल लिया? स्पेस में तो हमें ऊपर दे रखा है ना, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, पूरा क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 ट्रू फॉल्स हैं, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स हैं, फिर 500 इजी एमसीक्यू हैं, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू हैं, इस तरह से है। तो हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन अंडर द कंडीशन इट इज एमसीक्यू। हाँ, अच्छा। तो जब हमने उसका इंटरसेक्शन किया इजी क्वेश्चन का एमसीक्यू के साथ, तो हमें 500 वाला ही लेना पड़ेगा ना, 500 है हमारे पास इजी एमसीक्यू। हाँ, वही मैं ना इसमें कंफ्यूज हो रहा था कि हम, क्योंकि इसमें बोला है कि इजी क्वेश्चन और फिर इट इज एमसीक्यू, तो मुझे लगा कि इजी क्वेश्चन और एमसीक्यू का ही सिंपल स्पेस लेंगे और ट्रू फॉल्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे। नहीं, वो तो पूरा ही सैंपल स्पेस बैंक में तो सारे 1200 है, 1400 है ना। हाँ, ठीक है ना, ये तो खाली इतना ही पार्ट है, इसका कोई सेकंड पार्ट हो सकता है, उसमें हो सकता है ट्रू फॉल्स का कुछ आ जाए, है ना। वो तो खाली इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा उसने। ठीक है, तो मतलब सैंपल स्पेस तो हमेशा ही वो ही रहे। ठीक है, हाँ, ठीक हाँ। ठीक समझ। और एफ इवेंट क्या लोगे? 14 ये रहा। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गिवन दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो डाइस है उसका जो नंबर जो सम आना चाहिए नंबर्स का, वो 4 आना चाहिए। तो सम 4 ये निकालना में। हाँ, अंडर द कंडीशन है। हाँ, अंडर द कंडीशन डाइस नंबर आर डिफरेंट। नंबर्स, अच्छा 2 नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ समझ गया। हाँ, numbers appearing on the two dice are different। ठीक है, तो अब इसमें तुम सिद्धार्थ देखो कि एक को ई ले लो, एक को एफ ले लो, ए भी ले सकते हो, मान लो इसको ए लिया, इसको बी ले लिया, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। समझ में आ गया बात? तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो ये किसके इक्वल होगी? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अब जब हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो सम 4 में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी? ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए में आ जाएगा 1 + 3 1 3 1 3 2 2 3 एंड 2 तो मैम फिर वो मना नहीं कर रखा क्वेश्चन। हाँ, नहीं देखो, अगर हम खाली सम 4 की बात कर रहे हैं ना, ए हमारा इवेंट क्या है कि सम इज 4, वो तो बी इवेंट है डिफरेंट वाला। अच्छा, जब ए इवेंट लिखेंगे तो सारी पॉसिबिलिटी लिखेंगे, 1 3 2 2, उसके बाद 3 1 3 1, और कोई आएगी? नो। तो ये हो गया ए। और बी में क्या आएगा? बी में 6 एलिमेंट्स हट जाएंगे, हम्म सेम वाले।
तो 1 1 नहीं आएगा, अपीयरिंग डिफरेंट है तो 1 2 1 3 ऐसे आएगा, Yes, ma'am. 1 6, इसी तरह से 2 1, फिर 2 3 आ जाएगा, तो 1 2 6 इस तरह से आएगा, और ऐसे और बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हो जाएंगे? 30। ठीक है सिद्धार्थ? तो अब ए इंटरसेक्शन बी जब करोगे तो उसमें क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा, मतलब एक कॉमन आ जाएगा, 2 2 2 2 कॉमन है, 2 आएगा बी में। नहीं, इंटरसेक्शन में ए और बी हाँ। का, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? बी में तो डिफरेंट वाले हैं ना, हाँ, तो 1 3 और 3 1 आ जाएगा। 1 3 और 3 1। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई 2 बाय सैंपल स्पेस साइज का 2 बाय 36 36 6 6 से 30। अपॉन हाँ, बी की upon- प्रोबेबिलिटी क्या हुई? बी की प्रोबेबिलिटी 6 माइनस 30 बाय 36। तो ये हो गया 2 बाय 30, ये हो गया 1 बाय 50। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो सिद्धार्थ, जो तुम सोच रहे थे ना, ये मेथड तो समझ आ गया। अब इसका जो तुम्हारे माइंड में चल रहा था कि हमें तो दे रखा है कि नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना, ये सोच रहे थे। तो अगर तुम ये नंबर्स डिफरेंट को ही सैंपल स्पेस लिखो, मतलब कि तुम खाली इस बी को ही दिमाग में रखो, बी को तुमने दिमाग में रखा 1 2 और 2 1 और इस तरह से करके लास्ट में तुम्हारे पास आ गया 6 5, है ना। तो अगर खाली तुम बी को दिमाग में रखते हो एज सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी जब तुम लिखोगे तो तुम्हें पता है कि सम 4 जो है 1 3 पे बनेगा, 3 1 पे बनेगा, बी में से, बी के एलिमेंट्स में से। हाँ, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें सम 4 बनेगा, बी के जो 30 एलिमेंट्स है उसमें से सिर्फ 2 में बन रहा है। तो 2 बाय 30 ये फिर डायरेक्ट आंसर हो जाता है। फिर हमें ये इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं करना होता। तो हमें कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट आंसर है? मतलब तुम कैसे भी हैं, देखो कुछ अगर तुम डायरेक्ट करते हो इसको सैंपल स्पेस लिख के, बी वाले इवेंट को सैंपल स्पेस मान के डायरेक्ट आंसर, कल भी तो मैं तुम्हें ये बात समझा रही थी कि अगर बी को सैंपल स्पेस मान के डायरेक्ट करते हो तो तुम्हारे पास सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें से ए के एलिमेंट्स देख लोगे कौन कौन से ए को फेवर कर रहे हैं, तो 2 बाय 30 आंसर हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सैंपल स्पेस जो है 36 एलिमेंट्स वाला लेकर के और इसको ए इसको बी अलग अलग लेकर के निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से, तो हमें ऐसे करना होगा। इसमें तो डायरेक्ट सीधा आंसर ही आ जाता फिर बच्चे का एक लाइन में। क्वेश्चन हम कैसे ही कर सकते हैं, पर ये एक तरह से ओरल करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें सीखना ये भी फॉर्मूला पड़ता है ना, इसके बिना भी काम नहीं चलता। कई बार हमें इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जैसे तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। समझ गया। तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से भी, पर ये मेथड बच्चों के लिए सेफर रहता है, ये अप्रोच। और अगर तुम्हारा दिमाग इस तरह से चल जाए पेपर में कि इस बी के इतने फेवरेबल है और इसमें से ए के लिए ये वाले फेवरेबल है, तो डायरेक्ट तुम 2 बाय 30 पे आ जाओगे। ओके। अब ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब देखना कि तुम्हें कैसे ठीक लग रहा है, ठीक है। और कोई डाउट है मन में तो बोलो। नहीं, इस वाली एक्सरसाइज में तो इतना ही था। नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें कि कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो ये टर्म तुम्हें ध्यान में रखनी है, कई बार ये टर्म भी हमारी यूज होती रहती है क्वेश्चंस में, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि ये उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा है, पर यहाँ पर भी यूज होगी ये।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन मैं अलग से बता दूंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब इवेंट्स हैविंग नो एलिमेंट कॉमन, उनका इंटरसेक्शन फाई होता है। E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या मैं पहले लिखवा ही देती हूँ, कंफ्यूज हो, क्योंकि पिछला सब यूज होता है मैथ्स में, ऐसा नहीं होता कि हमारा पीछे का यूज नहीं होता। Two events E and F are said to be mutually exclusive इसकी वैसे डेफिनेशन में हम लिखते हैं इफ अकरेंस ऑफ वन रूल्स आउट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। पर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। टू इवेंट्स E and F आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5। मतलब कि दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। जैसे तुमने एक कॉइन थ्रो किया तो सपोज E है गेटिंग हेड और F है गेटिंग टेल, तो E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा ना। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आई बात? जैसे तुमने एक डाई थ्रो किया और मैं कहूं लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड F बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो E इंटरसेक्शन F क्या बनेगा? हेलो, हाँ हाँ यस मैम। E be the event of getting even number हाँ and F be the event of getting odd number। हाँ तो फिर अलग अलग हो गया क्या ना, बनेगा? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। E इंटरसेक्शन F क्या आएगा? पाई। फाइव। पाई, नथिंग इज हाँ कॉमन। ठीक ओके। है ना, एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लूं, E F क्या हो गए? देयरफॉर E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं यहाँ पर लूं लेट A be the event of getting prime number। प्राइम नंबर समझते हो? इसमें क्या आएगा? 2 3 5 when we throw a die, when we roll a die, and B be the event of getting even number 2 4 6। तो अब A इंटरसेक्शन B 5 हुआ? नो मैम। नहीं ना। तो A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। इसमें कॉमन 2 आ रहा है, तो A and B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की? यस मैम। अगर 2 आ जाता है तो A भी हो रहा है और B भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। लेकिन इस केस में कुछ भी आए, E और F एक साथ नहीं हो सकते, या तो E होगा या F होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं वो एक साथ नहीं पॉसिबल होते, और जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, आगे चले। तो ये Yes, तुमने ma'am. लास्ट ईयर पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब है इंडिपेंडेंट इवेंट। Two events E and F are said to be independent if
probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other event. If probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other event, मतलब एक के होने से अगर दूसरे की probability होने की probability पर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हम उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात नहीं क्या कह रही हूँ? यस मैम। मतलब जैसे स्कूल में एग्जाम देने जाओगे, तुम्हारे पास या फेल होने से दूसरे बच्चे के पास या फेल होने पर कोई असर नहीं पड़ता है ना? तो वो क्या हुए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए। ठीक है, समझ में आया? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि एक के होने या नहीं होने से इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। तो अगर वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो इवेंट्स विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, इवेंट्स which are not independent are called dependent events. ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट इंडिपेंडेंट को। यस सिद्धार्थ, ये बात समझ में आई? यस मैम। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान लो तुम्हारे पास कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है? उसमें से हमने पहले एक कार्ड निकाला, तो एक कार्ड जब निकाला तो उसमें मान लो मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, और फिर दूसरा कार्ड जो है उसमें भी मुझे दोबारा से किंग ही चाहिए, मान लो के। तो पहला कार्ड जब निकाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या होगी? कि वो कार्ड किंग हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। 1 क्यों? कितने किंग्स होते हैं? 4/52। 4 फेवरेबल हुए ना, तो 4/52। हम्म। अब मान लो उस कार्ड को मैंने साइड पर रख दिया, अपने पास रख दिया, फिर दोबारा एक कार्ड निकाला, अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/52। 3/51। 50 एक कार्ड कम हो गया, है ना? 50। तो ये जब हमने कार्ड को अलग रख दिया तो ये जो दूसरी वाली प्रोबेबिलिटी है किंग के अब होने की, जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो गई ना? सेम तो नहीं रही, पहले 4/52 थी, अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/51। यस मैम। है ना? तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो गए। लेकिन अगर मैं कार्ड को वापस रिप्लेस कर देती तो सेकेंड टाइम किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती? अगर हमने कार्ड निकाला, फर्स्ट टाइम किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 और उसको वापस रख दिया, फिर किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/50। नहीं, वापस डाल दिया, शफल कर दिया फिर से, तो अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों को या एक को? बस पहली बार भी किंग, दोबारा किंग, पर हमने एक बार पहले कार्ड निकाला, उसको वापस रख दिया, बीच में फिर से मिक्स कर दिया, तो सेकेंड टाइम किंग आने की प्रोबेबिलिटी फिर से वही 4/52 रहेगी। हाँ। है ना? तो अब सेम रह रही है प्रोबेबिलिटी, तो जब हमने रिप्लेस कर दिया तो सेम रह रही है।
तो वो जो हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। ये जो पहला वाला केस था जिसमें हम रिप्लेस नहीं कर रहे थे, ये क्या हो गए, डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है एक के होने से या नहीं होने से। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या है कि अगर फर्स्ट इवेंट होता है तो सेकेंड इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी जो है अफेक्टेड हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो हम उसको फिर डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डाइस है, तुमने थ्रो किया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। दोबारा थ्रो किया, फिर से वही 1/6, है ना। तो जब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ हैज हैपेंड, एफ के होने से अगर ई की प्रोबेबिलिटी पर असर नहीं पड़ता है तो हम उसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ हैज हैपेंड विल बी सेम। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई के होने के बाद एफ की प्रोबेबिलिटी या अदरवाइज एफ की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का मैथमेटिकल रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आती। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को उधर ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो ये ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ हैज हैपेंड। तो ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और इसी तरह से हमने ये रिजल्ट किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई। ये क्या आया था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई। तो पहली बात तो ये समझो, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर दो इवेंट्स ई और एफ हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, ये भी देखो यही है, ये भी यही है ना। तो ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ले लो तो ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, और अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ले ली तो एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। मतलब दोनों में से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। ये बात समझ में आ रही है, ये 1 और 2 को ध्यान से देखो। दोनों केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ही लिखा है मैंने। तो इसका मतलब क्या है, ई एंड एफ की इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है ना, तो ई एंड एफ की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट। ये आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, बोलो।
हाँ यस मैम। ये जो है, ये जो हमने कल पढ़ा था सिर्फ वही लिखा है, पहले सिर्फ यही देखो इतना, E and F equal to probability of F into probability of E oblique F, या probability of E into probability of F oblique E। अब यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहां तक समझ में आ गया? तो मैं आगे लिखूंगी। यस मैम। ये समझ में आ गया? If हाँ यस। E and F are independent, अगर E और F इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F, ऊपर देखो, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F ऑब्लिक E, किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F के। तो अगर हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये आ जाएगा। E ऑब्लिक F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यहाँ पर क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो अगर E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दोनों ही केस में, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल आई? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F जो है उनके प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के बराबर होती है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तुम्हारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है वेरीफाई करने का कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, अब तुम्हें क्या रखना है? याद ये रखना है कि टू इवेंट्स, मैं दोबारा से लिख रही हूं सेम चीज को, टू इवेंट्स A and B are said to be, और छोटा लिख देती हूँ, are independent if probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B। ये याद हो जाएगा? यस तो मैम। जब भी तुम्हें वेरीफाई करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तुम्हें ये कंडीशन वेरीफाई। ठीक है, थ्री इवेंट्स A, B and C are said to be independent if probability of A intersection B equal to, मतलब कि A और B इंडिपेंडेंट होने चाहिए पहली बात तो, ठीक है। A और C भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आर सेट टू बी, यहाँ पर एक वर्ड म्यूचुअली भी लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, और लास्ट कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू PA PB PC। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तीन इवेंट्स के लिए, दो इवेंट्स के लिए तो आसान है, तीन इवेंट्स हैं तो ये सब वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ। 2 डाइस
are thrown if events thrown मत लिखो, rolled लिखो, rolled या tossed, ठीक है। if events E, F, G, B are total of 4, a total of 9, a total divisible by 5 respectively. Decide which pair of events are independent. ठीक है, और इसका सेकेंड पार्ट है R, E, F, G mutually independent. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक मिनट मैं बस कर रहा हूँ। अब ई इवेंट क्या है? ई इवेंट क्या है? ई में क्या क्या आउटकम्स आएंगी? ई के आउटकम्स बताओ। ई क्या है इवेंट? हाँ ई है, मतलब 4 आ रहा है ना टोटल, तो हाँ हाँ तो वो हो बता। जाएगा 1,3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 1, बस। एफ F हो जाएगा 5 4, टोटल ऑफ 4 9, हाँ 4 5, बस, है ना? हम्म और जी हो जाएगा 3 2, 3 टोटल 2 डिविजिबल 3, बाय 5। हाँ ठीक है, 2 3 भी 2 3 2 भी दोनों में टोटल 5 आ रहा है। हाँ। और कोई है टोटल डिविजिबल बाय 5? 4 1, 4 1, 3 2 4 1 1 5 4 हाँ 5 5, 10 5 5 और 6 4, 4 6, बस। ठीक है, बस। हाँ गुड। अब ई और एफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं? ई और एफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या देखना है? ई कि इंटरसेक्शन एफ देखेंगे। हाँ इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, 0। 5, ठीक है ना? तो जब इंटरसेक्शन मतलब 5 आ जाता है, मतलब जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो ये कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? पाई 0। इंटरसेक्शन एफ 5 है तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होगी, कोई आउटकम फेवरेबल ही नहीं है इसमें। ठीक है,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो 0 नहीं आ रहा। तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ रहा है? क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? 3/36। 3/36। सिद्धार्थ समझ में आ रही है? 36 क्यों लिया हमने? यस मैम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/36। 2 डाइस को रोल किया था ना, है ना? यस मैम। तो 2/36, तो ये तो इसके 0, तो इनका प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनेगा, है ना? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is not equal to probability of E into probability of F। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज नॉन जीरो होंगी तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो दिस इंप्लाइज E and F are not independent। इंडिपेंडेंट के लिए क्या चाहिए? हमें इक्वल होना चाहिए, है ना? यस मैम। अब F और G ये इंडिपेंडेंट होंगे? इनमें कुछ कॉमन है? नो मैम। नहीं नो है ना? मैम। तो F and G are not independent। मैं सारा डिटेल नहीं लिख रही, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम भी डायरेक्ट लिख सकते हो। और ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट। व्हाट अबाउट E एंड G? E F देख लिया हमने, F पाई। G दिया। E और G में कुछ कॉमन है? नो मैम। वो भी नॉट इंडिपेंडेंट है? कैसा क्वेश्चन है ये? ठीक है, तो E एंड G आर ऑल्सो। कोई और क्वेश्चन दूंगी तुम्हें, जैसे कुछ आए कुछ ना आए। नॉट इंडिपेंडेंट। एनीवेज तुम्हें समझ तो आ गया होगा ना? ठीक है, तो अब इसमें ई एफ जी भी, जो सेकेंड पार्ट था कि आर ई एफ जी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो ये भी नो हो जाएगा। इसका भी आंसर नो हो जाएगा। पेयर वाइज ही नहीं है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए तो पेयर वाइज भी होना पड़ेगा और तीनों का प्रोडक्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो कोई और क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर, ये सारा ही ऐसा है। अच्छा, अब इसमें एक लास्ट चीज जो रह गई है समझने वाली और इम्पोर्टेंट भी है, एक थ्योरम है। इट सेज, ये तुम्हारी बुक में जो है एग्जाम्पल 13 की फॉर्म में दे रखी है। इफ E and F, if E and F are independent or independent events, if E and F are independent events, then E and F dash, F dash समझते हो ना? F dash का मतलब, F dash का मतलब क्या होता है? 1 - F। हाँ, नॉट F। वो तो प्रोबेबिलिटी होती है ना, 1 - प्रोबेबिलिटी हाँ। ऑफ नॉट F, F के बाहर। देन E and F dash आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये काफी यूज होती है थ्योरम हमारी, कि अगर E और F इंडिपेंडेंट है तो E और F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। E एंड नॉट F जो इवेंट होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश अगर हम करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश होगी, अगर E और F इंडिपेंडेंट है तो। सेकेंड, E डैश एंड F आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। थर्ड, E dash and F dash, not E and not F, are also independent। तो इसको ये एस थ्योरम नोट में दे रखा है तुम्हारे बुक में, पेज 546 पर। वैसे ये एज अ थ्योरम तुम इसको लर्न कर लो, ठीक है? इसका जो है एक पार्ट शायद इस वाले का, फर्स्ट वाले का,
इसका प्रूफ भी एक बार पेपर में आया था। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ई एंड नॉट एफ इंडिपेंडेंट होगा, नॉट ई एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, नॉट ई एंड नॉट एफ भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब अगर इनके डैश भी लग जाते हैं तो इंडिपेंडेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो भी इंडिपेंडेंट होते। तो ये हमारे पास थोड़ा सा समझ लो तो अच्छा ही है। ई और एफ है, ये सैंपल स्पेसेस है, ठीक है। अब ई और एफ इंडिपेंडेंट है, अगर मैं इसका फर्स्ट वाले के प्रूफ की बात करूं तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, लेट ई एंड एफ बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है। अब हमें शो क्या करना है? टू शो, फर्स्ट पार्ट करिए मैं इसको, E एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट, ये हम शो करना चाहते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डैश, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डैश, अगर F डैश का मतलब क्या होता है कि F के बाहर, डैश मतलब नॉट F, F मतलब ये F के अंदर के एलिमेंट्स, F डैश मतलब F के बाहर के एलिमेंट्स। तो E इंटरसेक्शन E का मैं अगर इंटरसेक्शन F के बाहर जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ लूंगी तो कौन सा पार्ट आएगा, बता सकते हैं इस फिगर में? मैम एक बार रिपीट करना। E इंटरसेक्शन F डैश, पहले इसमें F डैश शेड करो फिगर में। देखो अगर मैं कहूं F डैश, F डैश क्या होगा? एफ ये F वाला डैश है, सर्कल छोड़ के सब होगा। F के बाहर का जो है वो F डैश है। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। जो F के बाहर ये जो मैंने रेड कर दिया ये सारा F डैश है, ठीक है, ये सारा F डैश है। अब मैं कहूं E का इंटरसेक्शन लो F डैश के साथ, तो कौन सा पार्ट आएगा E का इंटरसेक्शन F डैश के साथ? ई वाला जो इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन काट के। तो मतलब उसमें फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला, हाँ है ना, जितना आ गया। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? ये ई में से, जैसे तुमने कहा इंटरसेक्शन, तो बीच का ये इंटरसेक्शन एफ है, ये हटा दे, हाँ, है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है वो किसके इक्वल है? ई में से हम ई इंटरसेक्शन माइनस कर दें, है ना। तो ई में से ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम माइनस कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये इसके इक्वल आ जाएगी। अगर ये तुम्हें डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पूरा सेट ई है वो किसके इक्वल है? ई इंटरसेक्शन एफ डैश का यूनियन विथ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का यूनियन है ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ई इंटरसेक्शन एफ डैश मैंने शेड किया है और ई इंटरसेक्शन ये एफ जो बीच का है, तो इन दोनों का यूनियन जो है वो क्या है? सेट ई है, पूरा सेट ई, ठीक है ना। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये जो मैंने शेड किया और ये जो इंटरसेक्शन है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ई जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उसके सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज होती है, बताया था मैंने। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसको इधर ले आओगे तो ये यही चीज आ जाएगी जो मैंने लिखी है। डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होगी? पूरे की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया? सो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये हम ऊपर लेके चल रहे हैं, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आ जाएगा फ्रॉम 1। हल बोर्ड में क्योंकि एक बार आया हुआ इसलिए मैं तुम्हें इसका प्रूफ लिखवा रही हूँ, बट वैसे प्रूफ नहीं आने चाहिए जब इतना सब सिलेबस वैसे ही उन्होंने कम कर दिया। फिर भी मैं इसलिए करवा रही हूँ कि कभी कहीं रेफरेंस आए तो तुम समझ सको। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। तो आ गया ना हमारे पास ये। तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, देयरफॉर तो तुम्हें ये याद रखना रिजल्ट कि ये याद तो कर ही लो कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट होते हैं तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ आ गई बात? इसी Yes, तरह ma'am. से बाकी हम शो कर सकते हैं। एक ये एग्जाम्पल 14 है, इसका भी रिजल्ट याद कर लो। एग्जाम्पल 14 मैं इसी के टर्म्स में बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ई और एफ के टर्म्स में बता देती हूँ। ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ई और एफ, ई और एफ की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ई इवेंट ई या एफ में से कम कोई एक हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको ऐसे समझ लो, 1 माइनस, बुक में और तरह से प्रूफ दिया हुआ है, मैं ऐसे दे देती हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, कल मैंने बताया था ना डिमॉर्गन्स लॉ, उसको यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ द इवेंट होती है। तब अगर हम डिमॉर्गन्स लॉ यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट। तो अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ई नॉट एफ नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट। ये यहाँ पर मैं सेम लेके चल रही हूँ कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो दिस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, एटलीस्ट वन ऑफ ई एंड एफ, वन ऑफ ई कॉमा एफ, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ई नॉर एफ। तो ऐसे हम क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। जब भी हमें एटलीस्ट वन ऑफ ई कॉमा एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम इसको ऐसे यूज कर लेते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ई नॉर एफ, मतलब कि ये जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो जैसे से क्वेश्चन कराऊंगी तो तुम्हें ये बातें ज्यादा समझ में आने लगेंगी। A equals to 3 upon 5 and P probability B equals to 1 upon 5. Find P find probability of A intersection B if A and B are independent events. तो क्या आएगा आंसर? 3/25। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। और हमें दे रखा है ए बी इंडिपेंडेंट, ये दे रखा है। तो जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। क्यों होगा? बिकॉज ए बी आर इंडिपेंडेंट। जब भी इंडिपेंडेंट होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स होगी। अब ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 दे रखी है और बी की 1/5 दे रखी है, तो ये हो गया 3/25। पर ये तभी यूज करना है जब वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, बता सकते हो? तो फिर नॉर्मल, इफ ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट,
ऊपर मैं समझा चुकी हूँ ये चीज तुम्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए हैज हैपेंड। ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है। अगर इंडिपेंडेंट है तो सिंपली उनका प्रोडक्ट आता है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है अंडर द कंडीशन ए हैज हैपेंड। समझ में आ गई बात? ये तो वही फॉर्मूला है ना, बस इसको हाँ उल्टा वही कर जो मैंने ऊपर लिखवाया था, वही वो हाँ। EF था, अब मैं ये भी कह रही हूँ, बात वही है। हम्म, एक की प्रोबेबिलिटी इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर, और अगर इंडिपेंडेंट है तो सिंपल प्रोडक्ट। बस ये पूरे चैप्टर में यही चलना है, दो चीजें। ठीक है, समझ आ गई? तो कल ये तुम लोग ऐसा करना, सॉल्व एग्जांपल्स करके बैठना, जिससे कि फिर तुम ये क्वेश्चंस समझ पाओ, कर पाओ।